प्रयुक्त हो रही हिंदी भाषी जो राज्य हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, तो इन सारे राज्यों में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक हिंदी में हो रही है। इसका एक जो इसके पीछे कारण रहा है कि हिंदी का अनुवाद बहुत तेज़ी से अंग्रेजी वाला जितना भी विधिक का कार्य था उसका अनुवाद हिंदी में बहुत हद तक हो चुका है, और बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे न्यायालयों में ये जो है कार्य आज हिंदी में हो रहा है। और जब तक आम आदमी को उसके पक्ष में निर्णय गया या उसके विरोध में निर्णय गया, ये जब तक हम उसकी भाषा में उसे हम नहीं देंगे तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि उसे निर्णय उसके पक्ष में गया कि उसके खिलाफ गया। तो इसलिए आज न्यायालय इस बात को बहुत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो जो भी निर्णय आज दे रहे हैं वो बहुत हद तक हिंदी में, या जिसे हम कहें कि विधिक हिंदी, जिसे आज वो एक परिपक्व हो चुके हैं, उस भाषा में वो देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। क्या विधिक क्षेत्र के जो शब्दावली है उसके भी शब्दकोश अभी बने हैं या बिल्कुल पूरा उसका जो भी तकनीकी पक्ष है, उसके पारिभाषिक शब्द हैं विधि के, वो सारे अनुवाद हो चुके हैं। भले ही उनका प्रयोग कहीं कुछ क्षेत्रों में ना हो रहा हो, लेकिन जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वहाँ विधि भाषा भी हिंदी के रूप में काफ़ी विकसित है, और वहाँ निर्णय हिंदी में और सारे कार्यकलाप उनके हिंदी में हो रहे हैं। जैसे एक भाषा का रूप है जिसको विज्ञान क्षेत्र में जो प्रयोग में लाए जाने वाली हिंदी है उसका स्वरूप है, जिसको हम साइंटिफिक हिंदी कहते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी के रूप का प्रयोग किया जाता है जिसको हम वैज्ञानिक हिंदी कहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आता है रसायन शास्त्र या भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या चिकित्सा विज्ञान, ये आदि उसके प्रमुख उसके क्षेत्र में आते हैं। और विज्ञान की जो हिंदी है उसकी अपनी खुद एक शब्दावली है या उसके खुद के एक वाक्य रचना, संरचना या विशेष अभिव्यक्ति होती है उसकी। और विज्ञान के क्षेत्र में पाई जाने वाली जो हिंदी है वो विवरणात्मक होती है। तो मैं कहूँ कि आज के दिन में भी विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का जो प्रभुत्व है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहा है, और उसका एक ही कारण ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वही शब्दावली के लिए जो शब्दकोश होने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो जैसे डॉक्टर अशोक चौहान जी ने कहा है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए उसके जो शब्दावली है उसके शब्दकोश तैयार होने चाहिए, या हमारा जो हिंदी का पाठ्यक्रम जो है उसमें ऐसे पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाए ताकि विज्ञान के क्षेत्र जो कि आजकल थोड़ा हिंदी का प्रभाव ज़्यादा रहा है उसमें भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वो पाठ्यक्रम इस तरह से परिवर्तन किया जाए ताकि वो हिंदी विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयोग की जाए। तो एक विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है जिसको हम वैज्ञानिक हिंदी या साइंटिफिक हिंदी के नाम से जानते हैं। अब हम जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी की अगर बात करें तो जनसंचार के माध्यम, जैसा कि आपको पता है, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, मीडिया और जो स्लाइड जो होता है, नियॉन स्लाइड्स, बहुत सारे प्रचार माध्यम हैं। इवन लोक संगीत भी एक प्रचार का एक माध्यम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रित सामग्री, जो प्रिंट मीडिया जिसको हम कहते हैं। तो जो समाचार पत्र हम पढ़ते हैं सुबह, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये सारे मुद्रित सामग्री या प्रिंट मीडिया के जनसंचार का माध्यम है। उसके बाद रेडियो, हम रोज़ सुबह सुबह रेडियो सुनते हैं, वो भी एक जनसंचार का माध्यम है जहां आज हिंदी बहुत अधिक प्रयुक्त होती है, और अंग्रेजी का तो वहाँ से विलोप ही हो गया है। मैं समझता हूँ रेडियो पर अंग्रेजी हम आज कहीं नहीं सुनते हैं। शायद समाचार वाचन थोड़ा बहुत कुछ अगर रेडियो पे सुनते हो तो शायद, लेकिन रेडियो तो आज पूरा हिंदी का एक ऐसा माध्यम है जो हर व्यक्ति सुनता है, और कान में मोबाइल से भी FM रेडियो ही लोग सुनते हैं, और वो बहुत अच्छा माध्यम है हिंदी का जनसंचार का। उसके अलावा टेलीविज़न, हर घर में सुबह नींद से उठते बराबर लोग टीवी प्रारंभ करते हैं सबसे पहले।
तो वो एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसका उपयोग आज हर व्यक्ति करता है। गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला भी आप देखेंगे तो वहाँ भी उसके पास टीवी उपलब्ध है, और वो एक सबसे अच्छा माध्यम है जनसंचार का। फिल्में, लोग बहुत चाव से, हिंदुस्तान में फिल्मों का जो है अपना एक अलग ही स्थान है उसका, और वो एक संचार का बहुत अच्छा साधन है, और मनोरंजन के लिहाज से भी, साहित्यिक दृष्टि से और जानकारी के हिसाब से भी कई बारी अच्छी फिल्में जो है एक बहुत अच्छा संचार का माध्यम है। उसके अलावा वीडियो फिल्में आज बहुत प्रचलन में हैं, लोग आराम से वीडियो फिल्में खरीदते हैं, देखते हैं। तो एक वहाँ भी हिंदी हम देखते हैं, बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग वहाँ पर हो रहा है, वीडियो फिल्मों में भी। और टीवी पर तो सारे सीरियल हम देखते हैं, इवन टीवी पर जो विज्ञापन हम देखते हैं, आज सबसे बड़ा जो एक क्षेत्र है विज्ञापन का जो उन्होंने कवर किया है वो सारा हिंदी में है। ये आप आश्चर्य की बात होगी कि आज मैं अधिकांश विज्ञापन 99% भी अगर मैं कहूँ तो सारे विज्ञापन मुझे हिंदी में देखते हैं। ये देख करके मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं एक राजभाषा अधिकारी हूँ। कौन बनेगा करोड़पति की जो उसको जो कामयाबी मिली, उसका एक मूल कारण जो मुझे समझ में आता है वो हिंदी। अगर वही कार्यक्रम शायद अंग्रेजी में होता तो वह कामयाबी उसको नहीं मिलती जो उसको हिंदी में होने की वजह से, और उसका सारा श्रेय जो अमिताभ बच्चन की जो हिंदी है और उनकी जो मिठास, उनकी बोली में जो हिंदी की एक मिठास है, उस बोली की वजह से उसे जो कामयाबी मिली वो उसका मूल कारण हिंदी है। उसके बाद लोक माध्यम भी हमारे यहाँ, लोकगीत, लोक संगीत बहुत प्रचलित है। गुजरात में चाहे वो, चाहे वो पंजाब में भांगड़ा हो, यहाँ रास गरबा हो, तो ये लोक संगीत या लोक नृत्य ये भी एक माध्यम है जहाँ जनसंचार के और कठपुतली, सामूहिक गायन, ये सारे जनसंचार के ही माध्यम है। उसके अलावा हम व्यक्तिगत संपर्क, आज जो विज्ञापन हम बैंकों में हैं तो इसलिए हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मौखिक जो जनसंचार होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। कि हम जो पब्लिसिटी करते हैं उससे हम कितना भी हम बोलें कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ऐसा बोलने से हमारा प्रचार उतना नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति को अगर हम संतुष्ट करते हैं और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है कि हाँ फलानी बैंक अच्छी है या फलाना व्यक्ति अच्छा है, तो वो जो एक संचार होता है, जनसंचार जिसे कहते हैं, तो वो एक मौखिक जनसंचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज। और उससे जो प्रसिद्धि या आपकी व्यक्तित्व का जो प्रचार होता है वो मौखिक रूप से बहुत जनसंचार होता है। उसके अलावा फिल्में और स्लाइडें, जैसा कि मैंने कहा, ये तो एक मुख्य साधन हैं ही। और इन सब संचार माध्यमों का मूल उद्देश्य है हमारा लोगों को जानकारी देना। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य लोगों तक जानकारी पहुंचाना, और उन्हें जो भी नवीनतम जानकारी है, सरकार भी जो जानकारी उन तक व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहती है वो जनसंचार के माध्यम से ही पहुंचती है। आज मीडिया इतना सशक्त है कि सरकार को मीडिया के हिसाब से और मीडिया के माध्यम से ही उन्हें सारी जानकारी लोगों तक पहुंचानी होती है। जी बिल्कुल। तो ये जनसंचार जो क्षेत्र है, मैं कहता हूँ कि लोगों की जो शिक्षा की या जानकारी की या जो मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने वाला क्षेत्र है। और दूसरा अगर देखें तो जनसंचार के क्षेत्र में जो जीविकोपार्जन का जो उपयोगिता है वो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ, क्योंकि ये जो मीडिया है जिसको हम मास मीडिया की हिंदी जो कहते हैं, जनसंचार के क्षेत्र में अखबार आता है, टेलीविज़न, रेडियो जो आता है, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं और इसके चलते उनको जीविका मिलती है। तो ये जो हिंदी का ये क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है कि जो इसके प्रयोजनमूलक हिंदी के अध्येता को रोटी से जोड़ सकता है या उसको जीविका देने में सक्षम रहा है। तो ये जनसंचार की जो हिंदी है वो सबसे बड़ी अहम हिंदी जो भाषा का रूप है वो मैं समझता हूँ।
उसके बाद अगर एक हिंदी का रूप अगर हम देखते हैं तो वो बैंकों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी, जिसको हम बैंकिंग हिंदी कह सकते हैं। आज व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में बैंकों की भूमिका बड़ी अहम रही है। मैं तो कहता हूँ कि वाणिज्य के क्षेत्र में बैंकों की आवश्यकता अनिवार्य है। बैंकों के बिना वाणिज्य व्यवहार चलना ही मुश्किल है। और बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं जी, वो आम जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अगर कोई भाषा का जो माध्यम रहा है तो वो हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा के जरिए ही बैंकिंग की सुविधाएं आम जनता तक हम पहुंचा सकते हैं। तो आजकल उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके चलते बैंकों में जितने भी कागजात होते हैं, फॉर्म वगैरह जो भी होते हैं, सारे द्विभाषिक रहते हैं। और उसमें एक प्रादेशिक भाषा रहती है और दूसरी हिंदी रहती है। तो हिंदी भाषा को एक कंपलसरी एक बना के बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का ये बढ़ाया गया है, उपयोग काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, या हिंदी के बारे में प्रतियोगिता रखी जाती है, हिंदी के सेमिनार किए जाते हैं, संगोष्ठियाँ का आयोजन किया जाता है। इस तरीके से बैंकों में काफ़ी कुछ हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाया गया है। सियानी जी, आप तो हिंदी के राजभाषा अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो आप ज़्यादा बता सकते हैं। हाँ, मैं अब क्योंकि बैंक में हूँ और राजभाषा अधिकारी हूँ, तो एक संक्षिप्त जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पे देना चाहूँगा कि 14 सितंबर, आपने बहुत सारा बैंकों में देखा होगा हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आज सभी बैंक उसे मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। तो 14 सितंबर को ही ये क्यों मनाते हैं, उसकी एक वजह है कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा समिति ने हिंदी को मान्यता दी थी एक राजभाषा के रूप में। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन से इसे संवैधानिक मान्यता मिली हिंदी को। तो वो एक संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को हिंदी अपने आप में वहाँ से उसने विकास शुरू किया। पहले जिस तरह से कार्यालयों में पूरी तरह से अंग्रेजी का वर्चस्व था, और जब संवैधानिक दर्जा हिंदी को प्राप्त हो गया तो और इसे सरकार ने अनिवार्य कर दिया सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को। तो हिंदी के प्रयोग अनिवार्य करने के बाद निश्चित रूप से उसका प्रयोग कार्यालय में करना आवश्यक हो गया। तो संविधान के नियमों के अनुसार सभी कार्यालयों को अपने सभी कामकाज हिंदी में करना आवश्यक है। और बहुत सारे ऐसी जो कुछ चीज़ें सरकार ने सुनिश्चित की हैं जिन्हें द्विभाषिक करना आवश्यक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि सभी जो बोर्ड होते हैं बैंकों के नाम या अन्य कार्यालयों के भी, सभी के, चाहे वो रेलवे हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र के भी कार्यालय क्यों ना हो, चाहे बैंक हो, ये नियम सभी पर लागू होते हैं। तो सभी को उनके नामपट या बोर्ड, उनके जो सर्कुलर्स, इंटरनल सर्कुलर्स होते हैं वो द्विभाषिक होने चाहिए। उनके जो कार्यालय आदेश जारी होते हैं वो सारे द्विभाषिक होने चाहिए। उनकी सारी जो स्टेशनरी है, जो भी वो प्रिंट मीडिया में देते हैं, वो सारा द्विभाषिक ही होना चाहिए। ये संवैधानिक एक कंपल्शन उनके ऊपर सरकार ने डाला है, जिसकी वजह से वो एक हिंदी अपने आप में विकसित होती जा रही है। और उसकी कार्यालयी भाषा, जिसकी हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, कार्यालयी हिंदी का एक अपने आप में विकास होता जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के बारे में तकनीकी क्षेत्र में भी मैं, जैसे कि लोगों को एक गलतफहमी ये है कि तकनीकी क्षेत्र में हिंदी नहीं आ सकती, लेकिन ये गलत धारणा भी आज ख़त्म हो गई है। आज बहुत सारे हमारे जो विश्वविद्यालय हैं जो तकनीकी से जुड़े हुए हैं, वे भी उसे, उनके पास हिंदी की एक अपनी पारिभाषिक शब्दावली विकसित उन्होंने कर ली है। तो बहुत सारे तकनीकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भी आज बहुत सारे छात्र छात्राएं हिंदी के माध्यम से उसका अध्ययन कर रहे हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक, इवन सरकारी जो इंजीनियर्स और हैं, वे सारे, बहुत सारे लोग सरकारी कार्यालय में जो हैं विशेष करके, वे हिंदी का बहुत अच्छा प्रयोग और तकनीकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं।
और उन्हें कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही। उसमें हिंदी का अनुवाद तकनीकी क्षेत्र में भी इतना अधिक हो चुका है कि उन्हें कहीं कोई कठिनाई आज के उन्हें शब्द को लेकर के परेशानी नहीं होती। अगर वो सीखना चाहते हैं, बस सिर्फ उन्हें अगर ये लगता है कि हाँ मुझे हिंदी में काम करना है, तो उन्हें भाषा को लेकर के कहीं कोई कठिनाई नहीं आने वाली। इसलिए वो अगर तकनीकी क्षेत्र में भी हैं तो वहाँ पर भी वो उन्हें तकनीकी शब्द, जैसा कि हिंदी के उन्होंने पहले ही कहा कि वो बाहरी शब्दों को, तो तकनीकी शब्दों को उन्होंने एज इट इज़ भी सिर्फ उसका भारतीकरण किया है, तो उन्हें बहुत आसानी से उसका उन्होंने अनुवाद करके उसको तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली बनाई है और उसका वो प्रयोग आज बहुत आसानी से कर रहे हैं। जी, और एक हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी का जो रूप है जिसको हम एडवर्टाइजमेंटल हिंदी जो कहते हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी कहते हैं। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की आवश्यकता अनिवार्य है। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी नहीं तो विज्ञापन नहीं, क्योंकि विज्ञापन सारे के सारे विज्ञापन जो है वो हिंदी माध्यम में ही आप देखते हैं, जिसमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे देखें तो जो विज्ञापन है वो 3 माध्यम में होता है। पहला जो है वो जो कि हम दृश्य कहते हैं। दृश्य माध्यम जो है जिसको पत्र पत्रिकाएँ या समाचार पत्र में जो विज्ञापन आते हैं वो है, और समाचार पत्रों या पत्र पत्रिकाओं में आने वाली जो विज्ञापन है उसमें भी आप देखोगे तो महद अंश में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यही एक भाषा है जो कि आम आदमी उसको जानता है, पहचानता है या उसको समझता है। जो दूसरा है जो श्रव्य जो हमें कहते हैं, श्रव्य में आता है रेडियो पर प्रसारित होने वाली विज्ञापन है। अब रेडियो पर प्रसारित होने वाली विज्ञापनें बिल्कुल हिंदी भाषा में ही आती हैं, क्योंकि आम जनता उसको जानती है, आम जनता उसको समझ सकती हैं। और तीसरा जो है जिसको हम दृश्य श्राव्य कहते हैं, जो कि टेलीविज़न पे जो विज्ञापनें आती हैं, आपने देखी होगी कि जैसे लक्स या संतूर जैसे साबु की जो विज्ञापनें हैं, वो विज्ञापनें भी लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम हिंदी भाषा ने ही किया है। तो विज्ञापन में हिंदी का जो योगदान है वो सबसे बड़ा है, ऐसा हम मानते हैं। अब अंत में हम अगर प्रशासनिक हिंदी की यहाँ पर बात करें तो हिंदी को जब राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली, उसको मान्यता मिली, तो सरकार को जो भी अपना जानकारी व्यक्तियों तक पहुंचानी होती है वो उसे